आशीष दुआ हैं हमारे साथ। आशीष, एकदम से उलटफेर, कहां कमी रह गई, कहां सेल्फ गोल हो गया कांग्रेस से? देखिए, ना तो कोई सेल्फ गोल हुआ है, ना कोई कमी अगर कहें तो इलेक्शन में जिस तरह से इलेक्शन लड़ा जाता है, परसेप्शन के ऊपर, कैंपेन के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, जो आपका विजन है मैनिफेस्टो के ऊपर, या जो जनता के मुद्दे हैं, जो हरियाणा में जनता के जो मुद्दे, युवा के, महिला के, जवान के, पहलवान के, किसान के, हमने उन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से 21 इलेक्शन लड़ा। उसके बावजूद नंबर कुछ और कह रहे हैं आशीष जी, हर मामले पर। अब मैं बताता हूँ, दो तीन चीजें हैं। हाँ। अगर वो जो सवाल खड़े होते हैं, हाँ। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी कितने नंबर पर है, आप बताएंगे? मुझे लगा 6ठे नंबर पे आए, 1600 वोट के करीब पाए। आशीष दुआ, बात कांग्रेस की हो रही है, आप दुष्यंत चौटाला पे जा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए ना, आप जब मेरी बात सुनेंगे तो आप ही सहमत हो जाएंगी। पूरी बात सुनिए आप मेरी जी। उनके चुनाव हारने का आप एक एक हरियाणा के बच्चे से, किसी से भी आप पूछिए कि वो क्यों चुनाव हारे इतनी बुरी तरह से। सभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन हुए थे तो इसलिए चुनाव हारे, कि भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बने, किसानों के मुद्दे पर वो सरकार के साथ खड़े रहे, किसानों के साथ नहीं खड़े रहे, इसलिए हारे। अब वो हारे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी वाले वो जीत रहे हैं। इस सवाल का जवाब जो है ये हरियाणा की जनता ये पूछ रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी वाले खुद नहीं दे पा रहे। देखिए आशीष दुआ, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ भाजपा की प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि वो अभी थोड़ी देर पहले थी तो वो बेहतर इसका जवाब आपको दे पाती। लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है कि क्या जो गुटबाजी थी वो कांग्रेस को ले बैठी, ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले बैठा? कुछ ना कुछ सवाल तो जरूर है। आज आप भले ही कोई कमियां भाजपा में निकालने की कोशिश करें, लेकिन ये बात क्लियर है कि क्लियर मैंडेट भाजपा को तीसरी बार यहां मिल रहा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं ना तो मैंडेट की बात कर रहा हूं, मैं तो कुछ सवाल जो है उनकी बात कर रहा हूं कि अगर इतना मैंडेट क्लियर है तो इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन डाटा अपलोड होने में इतनी देर क्यों हो रही है? आप देखिए, कलायत में 15 राउंड की वोटिंग हो चुकी, वहां 9 राउंड तक ही अपलोड है। जगह जगह आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर है वहां पर इलेक्शन, और ये इसका क्वेश्चन उठाया है हमारे जयराम रमेश जी ने, हमारी पार्टी ने उठाया है ये सवाल कि इलेक्शन कमीशन। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आशीष जी, आप 2 मिनट रुकिएगा। जेपी दलाल चुनाव हार गए हैं लोहारू से, ये खबर हमारे पास अभी कंट्रोल रूम से आई है। अजयदीप जी, जेपी दलाल, एक मिथक जुड़ा हुआ था इसके साथ कि एक मिथक था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो रहते हैं वो चुनाव हार जाते हैं। जी बिल्कुल, जो भी वित्त मंत्री होते हैं वो चुनाव हारते हैं। और सुबह से ही कभी जेपी दलाल आगे चल रहे थे तो कभी राजवीर फरटिया उनके प्रतिद्वंदी वो आगे चल रहे थे। चौथे के बाद ये 5वें मंत्री होंगे फिर जो भाजपा के चुनाव हारे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ना मिथक की जब बात कर रहे हैं तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, राव नरबीर के साथ एक मिथक है कि वो जिस पार्टी से चुनाव जीतते हैं उसकी सरकार बनती है। ये मिथक आज भी जिंदा है, ये आज भी जिंदा है। दूसरा एक मिथक था कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से हर बार निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। ये मिथक इस बार टूटा है। बीजेपी के सतपाल जांबा यहां से चुनाव जीत गए हैं। एक मिथक जुलाना विधानसभा को लेकर था कि यहां से विधायक आमतौर पे वही बनता है जो विपक्ष में बैठता है। यहां से विनेश फोगाट चुनाव जीती हैं और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा, उनकी पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। एक मिथक जो है वो सफीदों में टूटा है। सफीदों में मिथक था कि बाहरी उम्मीदवार यहां से कभी विधायक नहीं बनता। यहां तक कि सुषमा स्वराज भाजपा की बड़ी नेता थी, उनकी बहन वंदना शर्मा ने यहां से चुनाव लड़ा था, उन्हें भी जनता ने हरा दिया था। राम कुमार गौतम भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर बाहरी होने के बावजूद यहां से चुनाव जीत गए हैं। एक मिथक नरवाना को लेकर था, और बिल्कुल आखिर में आके उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और उन्हें टिकट देके वहां भेजा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और नरवाना में जो था, नरवाना में करीबी मुकाबला हमें बिल्कुल शुरुआत से ही ये माना जा रहा था कि वहां इनेलो और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कृष्ण बेदी यहां तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। और कृष्ण बेदी
नरवाना में चुनाव जीत गए हैं, जबकि ये उनका अपना खुद का हलका भी नहीं था। कृष्ण बेदी शाहबाद से नरवाना गए थे और शाहबाद में रामकरण काला चुनाव जीत चुके हैं। जी महिपाल जी, किस तरह से इन चुनावी रिजल्ट्स को आप देखते हैं? क्या कांग्रेस जो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी और वो चीजों को भांप नहीं पाई और उस ओवर कॉन्फिडेंस में उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जिस तरीके से बीजेपी ने लड़ा हर फ्रंट पर? नहीं, मैं दो बातें कहूँगा इसमें। जी, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने अपना पूरा प्रयास किया। उनके जो बड़े से बड़े नेता थे उनका काफ़ी समय हरियाणा में बीता, काफ़ी समय लगाया उन लोगों ने, पद यात्राएँ भी की, रैलियाँ भी निकाली, सब कुछ किया जो कुछ भी किया जा सकता है, जिस तरह के भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं एक लोकतंत्र में, उन्होंने सब प्रयास किए, पूरे गंभीरता से चुनाव को लड़ा, उसमें कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात ये है कि जो कमियां रही होंगी उनके, तो ये विश्लेषण किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी करेगी। पर जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, दो तीन बातें हैं। एक तो और कॉन्फिडेंस जो था, और कॉन्फिडेंस वो भी कांग्रेस को काफ़ी भारी पड़ा। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपने ही इलाके में पता नहीं क्यों अब की बात जादू नहीं चल पाया। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसी के साथ एक और सोनीपत जिले की 6 सीटों में से 5 सीट हार जाना, इससे बड़ा सेटबैक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए शायद कभी जिंदगी में नहीं लगा होगा। अजयदीप जी, आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम आशीष के पास चले। सोनीपत की 6 में से 5 सीटें हार जाना, और यहाँ पर मनोहर लाल जी का जो है वो मुझे लगता है जलवा कायम है, क्योंकि करनाल लोकसभा की सभी 9 सीटों पर भाजपा को विजय मिली। प्रचंड, बिल्कुल वो प्रचंड विजय है वहां भाजपा की। और मैं तो ये कहूंगा कि सोनीपत में अगर हार है तो वो सीधे तौर से कांग्रेस की नहीं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है। और केवल सोनीपत नहीं, आप बहादुरगढ़ देखिए, बहादुरगढ़ में राजेश जून टिकटार्थी थे, आपने राजेश जून को टिकट नहीं दिया, वो निर्दलीय लड़े। नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे राजेंद्र जून, वो चुनाव हार गए हैं। तो वहां राजेश जून जो जीत रहे हैं, मैं तो उस हार को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खाते में गिनूंगा कि कम से कम वो 1 सीट का नुकसान वहां भी हुड्डा साहब की वजह से हुआ है। आशीष, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ी बातें हैं जो इस चुनाव से निकल कर आ रही हैं। देखिए, जहां तक डिटेल्ड विश्लेषण की बात है, वो तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे कि इन सारे फैक्टर्स के बावजूद कि हमने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, जनता हमारे साथ थी, जनता के मुद्दे हमने उठाए, जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी, जनता इस ब्रोकन गवर्नेंस, फेल्ड गवर्नमेंट को बाहर करना चाहती थी। जनता, हरियाणा के जनता कर्मचारी, चाहे सफाई कर्मचारी हो, बिजली कर्मचारी हो, शिक्षक हो, किसी भी आशा वर्कर हो, पूरे 5 साल वो पूरे चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, युवा के बेरोजगार का आप मुद्दा था। जितने मर्जी मुद्दे गिना दीजिए आशीष दुआ, उसके बावजूद नंबर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की चुनाव लड़ने की रणनीति में कमी कहीं ना कहीं रही है। गुटबाजी, शैलजा का साथ ना होना, कहां ये सब चीजें हो गई। और भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में अगर सेंधमारी हो गई तो ये बड़ी बात है। कहां ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस जो है वो जीटी करनाल बेल्ट में सेंधमारी कर रही है। यहां तो बिल्कुल उलट गेम है। देखिए, जहां तक ये सवाल है, ये तो विश्लेषण में ही पता चलेगा, लेकिन जो सवाल उठे हैं अभी इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के, काउंटिंग को स्लो डाउन करने के, इलेक्शन रिजल्ट को अपलोड करने में स्लो करने में, और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है बहुत जगह पर, उसमें जो डिले हो रहा है, किस तरह से डिक्लेयर हो रही हैं सीटें, ये सारे मुद्दे भी हमारे टीम बैठी है उसको विश्लेषण कर रही है। बहुत सारी जगह पे ईवीएम का मुद्दा भी उठा है कि उसमें चार्ज इतना ज्यादा क्यों निकल रहा है। तीसरे चौथे चरण की काउंटिंग के बाद जो मशीनें लग रही हैं कि 70-75% जो नॉर्मल चार्ज होना चाहिए उसमें 99% चार्ज निकल रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने विनम्रता से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, स्टेट लीडरशिप के नेतृत्व में हमने बहुत जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे पूछ के मैनिफेस्टो में डाले जो उनके मुद्दे थे। और अगर ये समझे कि लोगों ने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन था उसको अगर उस पर मोहर लगाई है कि जो 750 किसान मरे,
किसानों के आशीष दुआ, वो शासन था या कुछ भी था, लोग अपना मैंडेट दे चुके हैं एंड वो क्लियर मैंडेट भाजपा को जा रहा है। अब अपनी कमियों को जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करने से अगर आप गुरेज करेंगे और फिर से ब्लेम लोगों पर डालने की कोशिश करेंगे तो शायद ये मुश्किल है, ये गलत भी होगा, क्योंकि यहां पर कमियों को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। आशीष दुआ, जल्दी से आप अपना कमेंट करना चाहेंगे? कमियां तो हम अभी पता करेंगे ना। मैं ये कहना चाहूंगा नवजोत जी कि देखिए, जितनी बार भी हमने इस चुनाव में चर्चा की, हर बार हमने उन 5-6 बड़े मुद्दों को हर बार चर्चा में शामिल किया। हाँ। जैसा दुआ जी ने बताया कि हमने ओपीएस को भी शामिल किया, हमने अग्निवीर को भी किया, हमने बेरोजगारी को भी किया, हमने डोंकी मामले को भी किया। हाँ। हमने पोर्टलबाजी को भी किया। मतलब वो जो बड़े मुद्दे थे, किसानों के मुद्दे को भी हमने शामिल किया, खिलाड़ियों के मुद्दे को भी किया। लेकिन अगर ओवरऑल जब आज परिणाम जो आया, जो फिगर जो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, उसको देख के हम उन मुद्दों पर चर्चा करते थे, आज हमें ही लगता है कि वो मुद्दे धरातल पर नहीं थे, या उन मुद्दों के खिलाफ वो मुद्दे जनता के बीच में मुद्दे ही नहीं बन पाए। तो ये कहीं ना कहीं मेरा तो यही मानना है कि 10 साल के बाद अगर कोई पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है और वो पिछली बार के मुकाबले अपना नंबर बढ़ाकर आती है, और ये बीजेपी का हरियाणा में ऑल टाइम हाई है, अगर ये जो 50 का आंकड़ा अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर यही आंकड़ा रहता है, फाइनल परिणाम रहता है। हाँ। वैसे मैं आपको बताऊं कि 90 में से इस समय 45 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, बाकायदा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट हो चुके हैं, और 45 के रुझान अभी चल रहे हैं। तो जो 45 अपडेट हुए हैं उसके हिसाब से भी मुझे लगता नहीं कि इस आंकड़े में कोई बहुत ज्यादा बदलाव होगा। हो सकता है एक सीट कोई घटे या बढ़े, इससे ज्यादा बदलाव की मुझे गुंजाइश भी नहीं लगती, क्योंकि जो मार्जिन है और जो वोटों की गिनती है वो बहुत कम बची है। वो बहुत कम बची है। आखिरी राउंड की जो काउंटिंग है वो चल रही है, और जो मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा कम है। अधिकतर जो सीटें हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं।